नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो या एएसओ का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी को द्वारा जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, उसका एग्ज़ाम हो। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है, एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो जिसमें हम आज की इस क्लास में आज हम कंप्लीट समझने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, यानी आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन होता क्या है? इससे संबंधित कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं और कौन-कौन से अधिनियम जो हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल से समझेंगे। आपदा होता क्या है? आपदा से बचाव के कार्यक्रम आपदा से बचाव किस प्रकार से होता है? उस सब चीज़ों को समझने का आज की क्लास में हम प्रयास करेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी क्लास को देख रहे हैं वो बिल्कुल लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। कोशिश ये है कि करीबन 30 से 40 मिनट या 45 मिनट में आपका कंप्लीट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड करा दिया जाए। अगर हम बात करें वेटेज की बात करें तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है भाई? 4 क्वेश्चन लगभग पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखने का प्रयास करिए। 4 क्वेश्चन नहीं तो ये समझिए कि 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएँगे। तो कम से कम 2 नंबर के लिए तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। 40 मिनट में आपके 2 नंबर बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जो समझने वाले हैं, किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से संबंधित है। जिसे हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन को क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। इससे संबंधित आज क्लास रहने वाली है। इसके बारे में हम कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे। आखिर आपदा प्रबंधन होता क्या है? देखिए, अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा में हमें 2-3 चीजें समझनी होंगी। एक तो सबसे पहले देखना होगा आपदा क्या होता है, यानी आपदा डिजास्टर होता क्या है? एक अचानक से होने वाली जो विनाशकारी घटना जो समाज में किस प्रकार से गंभीर रूप से बाधित करती है, जिससे निपटने में समुदाय जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असमर्थ हो जाते हैं। आपदा क्या होती है भाई? अचानक से भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए तो क्या होगा? तो एक अचानक से विनाशकारी घटना है। अगर ये विनाशकारी घटना होगी तो इससे क्या पहुंचेगा? इससे समाज में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी और गंभीर रूप से इसको बाधित करेगी। बाधित कैसे करेगी? सपोज करिए अचानक से भूस्खलन हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए पहाड़ी इलाके में और रोड पर हो जाए, तो वहां के परिवहन में बाधा डालेगी या नहीं डालेगी? तो अचानक से जो भी आपदा आ रही है, आपदा क्या कहते हैं? अचानक से कोई एक ऐसी स्थिति आ जाना जो समाज में होने वाली गतिविधियों को बाधित कर दे, समाज में होने वाली गतिविधियों को रोक दे। अगर सपोज कि अचानक से भूकंप आ जाता है तो भूकंप की स्थिति में क्या देखा जाएगा कि सभी लोग अपने घर पर रहेंगे और बाकी कोई भी बाहर नहीं है, या फिर जितनी भी चीजें होंगी, समाज में जितनी भी गतिविधियां चल रही होंगी उनमें बाधा पड़ जाएगी। तो आपदा किसे कहते हैं? अचानक होने वाली विनाशकारी घटना। याद रखिएगा, कैसी घटना? विनाशकारी। जो विनाश करे, जो क्या करे? विनाश करे। वो घटना कैसी होती है? विनाशकारी घटना होती है। आपदा तो ये होती है। इसके बाद में अगर हम खतरे की बात करें, कोई भी स्थिति या घटना जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, जैसे नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर। अगर हजार्ड क्या होता है? खतरा क्या होता है? खतरा वो चीज होती है कि अचानक से देखा कि बरसात आई है, अचानक से बरसात हुई और बरसात के समय में अक्सर कर एक चीज न्यूज में रहती है कि दिल्ली में जो यमुना नदी है, जिसे कालिंदी नदी भी कहते हैं, दिल्ली में जो यमुना नदी है, और एक देखा होगा जब भी कोई दिल्ली जाता है तो दिल्ली में एक ब्रिज पड़ता है, लोहे का बड़ा सा ब्रिज पड़ता है। तो अक्सर कर देखा जाता है कि जैसे ही बारिश होती है, उसका जो पानी है, जल स्तर है, वो अचानक से बढ़ जाता है। अचानक से क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। तो जल स्तर का बढ़ना, जल स्तर का बढ़ना हमें क्या बताता है कि कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। बोला जाता है कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है, ये पानी कहीं पर भी प्रवाहित हो सकता है। तो खतरा क्या होता है? कोई भी स्थिति या घटना जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, नुकसान पहुंचाया ना हो, पहुंचा दे तो क्या हो जाएगा? वो आपदा हो जाएगी। अगर नदी का जल स्तर बढ़ा है और बाढ़ आ गई उससे, तो वो क्या हो जाएगी? आपदा हो जाएगी। अगर केवल जल बढ़ा हुआ है, जल स्तर, और उसको नुकसान पहुंचाने की क्षमता है उसके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो नुकसान कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम खतरा बोलते हैं, हजार्ड बोलते हैं। सुवेदता क्या होता है? सुवेदता किसी भी समुदाय की वह कमी जिसके कारण वह खतरे से प्रभावित होता है। सुवेदता वह चीज होती है, सपोज करिए अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ वही यमुना नदी वाला। यमुना नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया, दिल्ली का जो ब्रिज है वो अचानक से बढ़ गया। अब अगर उसका जो ब्रिज है वो बहुत ही कमजोर होता, ब्रिज बहुत ही कमजोर होता, अचानक से उस पे कोई भी परिवहन ट्रांसपोर्ट का माध्यम, जैसे उस पर रेलवे रेलवे ब्रिज है वो, तो रेल भी जाती है नीचे, आपने देखा होगा नीचे वैसा सड़क वाला रोड ट्रांसपोर्ट भी है। तो अचानक से अगर उसकी सुविधता कम होगी, उसकी सुविधता यानी उसको क्या है,
उसके खतरे से प्रभावित होने की, उसके पास जो प्रभावित होने वाली उसकी कमी होगी उस चीज की। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर वो ब्रिज ना बना होता तो वहां पर पानी जो है वो आसपास हर जगह पर आ जाता, या फिर उसके पास उस चीज की कमी होती, प्रभावित होने से कमी होती, तो वो अगर टूट भी जाता, अच्छा पुल ना बना होता तो वो टूट जाता। तो ये क्या है, उसके पास सुवेदता नहीं, वहां पर सुवेदता की कमी है। तो मतलब क्या है इसका, कि किसी समुदाय की वह कमी, सुवेदता क्या बताता है। देखिए आपदा जो है, आपदा किससे संबंधित है, अगर हम आपदा की बात करें तो आपदा क्या होता है, आप इस चीज को समझिएगा। आपदा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, आपदा की, आपदा क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आपदा जो होता है यह एक प्रकार से ये नुकसान पहुंचा सकता है। आपदा क्या है, नुकसान पहुंचाना, पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाना या फिर पहुंचाता है। अभी हम सिर्फ और नुकसान शब्द समझ रहे हैं। खतरा क्या होता है, खतरा नुकसान पहुंचाने की क्षमता को क्या बोलते हैं, नुकसान पहुंचाने की, पहुंचाने की, पहुंचाने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो किसके बारे में बताता है, वो बताता है खतरा के बारे में, हजार्ड के बारे में। सुवेदता क्या होती है, सुवेदता, सुवेदता इस नुकसान से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए, बचने के लिए, बचने के लिए हमारे पास कमी, बचने के लिए कमी या कमियां, जो भी कमी है हमारे पास, तो वो क्या है, वो सुवेदता कहलाती है। तो तीनों चीजें आपको समझ में। आपदा क्या होता है, आपदा एक ऐसी घटना होती है, अचानक से घटना आती है जो गतिविधियों में बाधा डालती है या समाज में बाधित, समाज को बाधित करती है, गतिविधियों में बाधा डालती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। खतरा क्या होता है, खतरा वो चीज होती है जो जिसके पास नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, उसके पास क्या क्षमता है भाई नुकसान पहुंचाने की। अगर जल स्तर बढ़ गया है नदी का अचानक, तो उसके पास क्षमता है कि अगर यही खतरा जब इसका इसका जब ये देखिए ये कैसा है, अगर ये एक वैसा रूप है, ये एक अगर इसका प्रैक्टिकल हो जाता है, इस खतरे का अगर प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप हो जाता है, तो वो किस में बदल जाता है भाई, आपदा में बदल जाता है। अगर खतरा जो है ये अगर ये थ्योरी फॉर्मेट है, तो आपदा इसका क्या है, प्रैक्टिकल रूप है। खतरा थ्योरी है तो आपदा क्या है, प्रैक्टिकल है। मतलब अगर जो खतरा है, नदी का जल स्तर बढ़ा है और नदी के जल स्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ क्या है भाई, आपदा है, और नदी नदी का जो जल स्तर बढ़ा है वह क्या है, खतरा है। सुवेदता क्या है, इसको बचने से, इसके बचने के लिए हमारे पास जो कमियां हैं, हमारे पास जो इसको बचने से इस इन उपायों को दूर करने के लिए, इन मतलब इनसे संबंधित जो उपाय हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, उन उपायों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो कमी है वो क्या है, वो सुविधता कहलाती है। वह क्या कहलाती है, सुविधता। तो ये तीनों चीजें आप लोग समझिएगा, खतरा क्या होता है, सुवेदता क्या होती है, और आपदा क्या होती है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, सुवेदता जो है ये किसके बारे में बात बता रही है, ये क्षमता के बारे में, कैपेसिटी के बारे में बता रही है कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, किसी भी चीज से बचने के लिए हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी सुवेदता क्या है। इसके बाद में खतरा जो है, ये कहीं ना कहीं खतरा जो है वो सुवेदता से संबंधित नहीं है, खतरा जो है वो किससे संबंधित नहीं है, सुवेदता से संबंधित नहीं है। और आपदा, जब ये सब मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक प्रकार से आपदा जोखिम हो जाता है। ये क्या है, आपदा जोखिम है। जब खतरा और सुवेदता मिलता है तो क्या है, खतरा जब होता है तो कहीं ना कहीं आपदा रिस्क, डिजास्टर रिस्क होता है, आपदा जोखिम बन जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, आपदाओं के वर्गीकरण के बारे में, तो आपदाओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आपदाओं को कितने प्रकार से, दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो होती है प्राकृतिक आपदाएं, जो हमें नेचुरल की तरफ से नेचुरली प्राप्त होती हैं। एक होती है मानव निर्मित आपदाएं। तो मानव निर्मित यानी मैन मेड आपदाएं कौन सी होती हैं, और प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं। अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जैसे भूकंप वगैरह, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब कैसी होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी, जैसे भूभौतिकीय आपदाएं में आएगा, पहला कौन सा है, भूभौतिकीय आपदाएं। भूभौतिकीय आपदाएं मतलब जियोफिजिकल आपदाएं। ये जियोफिजिकल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पड़ी होगी, तो इनकी वजह से भूकंप आता है। सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब किससे संबंधित है, भू भूभौतिकीय आपदाओं से संबंधित है। जल विज्ञान आपदाओं से संबंधित, जल से संबंधित जैसे बाढ़ हो गया,
भूस्खलन हो गया, ये किससे संबंधित है? जल से संबंधित है। मौसम मेट्रोलॉजिकल से किससे संबंधित? चक्रवात है, जिसे साइक्लोन बोलते हैं, तूफान, लू, ये सब मौसम विज्ञान से संबंधित है। जलवायु संबंधी कौन कौन सी आपदाएं? सूखा पड़ना, जंगल की आग, जंगल में अचानक से आग लग जाना, तो इससे बिल्ड फायर जिसे बोलते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैविक आपदाएं कौन कौन सी? जैसे महामारी, जैसे क्या आया था कोविड-19, अचानक से कोई कीट हमला कर देता है, कीट हमला, तो ये सब कैसी है? जैविक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं को करीबन 5 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे प्राकृतिक आपदाएं वो आपदाएं होती हैं जो नेचर से प्राप्त होती हैं, जो प्रकृति से मिलती हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, लू हो गया, ये सब किससे संबंधित है? ये सभी संबंधित है भाई किससे? प्राकृतिक आपदाओं से। अगर वहीं हम बात करें मनुष्य द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित आपदाएं कौन कौन सी हैं, तो जैसे औद्योगिक के तौर पर रासायनिक फैलाव, अचानक से देखा होगा आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो किससे है? वो मानव निर्मित आपदा है। वो किसका है? औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है। जैसे 1984 में भोपाल गैस त्रासदी और माइक गैस, इसके बाद में परमाणु विकिरण और विस्फोट, जैसे चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था, ये क्या है? परमाणु से संबंधित विकिरण और विस्फोट होना, ये सब मानव निर्मित है ना। परमाणु बम किसने बनाया? मानव ने बनाया है। तो इससे संबंधित अगर इसका विकिरण होगा या इसका विघटन होगा या इसका विस्फोट होगा, तो इससे जो नुकसान होगा वो आपदा ही तो, एक डिजास्टर ही होगा, क्योंकि डिजास्टर वही होता है जिससे नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए, और जब नुकसान होगा तो एक ऐसी प्रकार की आपदा हो जाएगी, यह मानव निर्मित आपदा हो जाएगी। इसके बाद परिवहन से संबंधित, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, विमान हो गया, इनसे संबंधित अगर कोई दुर्घटना होती है तो तब भी आपदा आती है। भाई जहां पर भी दुर्घटना होगी वहां आसपास के इलाके में नुकसान पहुंचाएगी। इसके बाद में अन्य जैसे आतंकवाद, दंगे, युद्ध, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। अगर आतंकवाद हो रहा है तो जहां पर आतंकवादी जाएंगे वहां पर नुकसान पहुंचाएंगे, दंगा हो रहा है तो पूरे उस एरिया में जहां पर भी दंगा होगा या युद्ध हो रहा है तो हर जगह पर नुकसान पहुंचाएगा, और ये कहीं ना कहीं पहुंचा तो हमारे क्लाइमेट को ही नुकसान रहे हैं। तो ये सब क्या है? आपदाओं का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। आपदाओं के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो आपदाओं का वर्गीकरण जो है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है? आपदाओं का वर्गीकरण, आपदाओं का अगर वर्गीकरण की बात करें, आपदाओं का वर्गीकरण, तो आपदाओं का वर्गीकरण जो है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है मेरे प्यारे भाई? दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो है प्राकृतिक आपदा, एक कौन सी होती है? प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, और दूसरी होती है कौन सी? मानव निर्मित आपदा। दूसरी कौन सी होती है भाई? मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित आपदा। तो इस चीज से आप लोग याद रख सकते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, अगर मानव निर्मित आपदा में अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या रखा गया है? इसमें जैसे रासायन से संबंधित, अगर कोई रासायनिक गैस वगैरह निकल रही है, या इंडस्ट्रियल औद्योगिक से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा, परमाणु से संबंधित है, विकिरण हो रहा है, उसका विस्फोट हो रहा है, युद्ध युद्ध या दंगे हो रहे हैं, उससे संबंधित है, कोई परिवहन दुर्घटना हो जा रही है तो उससे संबंधित, ये सब आपदाएं किसमें आती है? मानव निर्मित में। वहीं अगर बात कर लें भूस्खलन की बात कर लें, सूखा की बात कर लें, बाढ़ की बात कर लें, तूफान की बात कर लें, ज्वालामुखी की बात कर लें, तो ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सब प्राकृतिक आपदाओं में आ जाएंगे। अगर हम बात करें तो तीन चरणीय आपदा प्रबंधन, द मैनेजमेंट साइकिल। मैनेजमेंट साइकिल क्या है? यहाँ पे चरणीय आपदा प्रबंधन क्या है? मैनेजमेंट साइकिल, देखिए बहाली, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरेशन बोलते हैं। बिजली, संचार जैसी बुनियादी सेवाओं को तुरंत शुरू करना। पुनर्वास, ये 3R है। ये क्या है भाई? 3R, 3R, जिसे क्या बोलते हैं? रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब क्या है? रिस्टोरेशन मतलब रिस्टोर करना। रिस्टोर किसको करेंगे भाई? रिस्टोर हम करेंगे जैसे बिजली हो गया, संचार हो गया, और जितनी भी हमारी बुनियादी सेवाएं हैं इनको रिस्टोर करना, ये सब 3R में आएंगे। ये सब किस में आएंगे भाई? 3R में आएंगे। इसके बाद में पुनर्वास, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब दीर्घकालिक सहायता है ये। पुनर्वास, किसी भी चीज के लिए पुनर्वास स्थापित करना। पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन क्या है? बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर की अवधारणा के साथ में बुनियादी ढांचे का विकास करना। अब देखिए जो रिहेबिलिटेशन है ये बहुत ही दीर्घकालीन वो होती है, दीर्घकालीन सहायता होती है। रिहेबिलिटेशन इसलिए दीर्घकालीन सहायता होती है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी स्थान है, हम भाई जिस स्थान के लिए बने हैं, हम हमारी जो बॉडी है जिस क्लाइमेट या जिस स्थान के लिए बनी है, तो उस स्थान में जहां पर हम वास कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आवास स्थान बोलते हैं, आवासीय स्थान बोलते हैं। अब उस आवासीय स्थान को बनाने के लिए, उस माहौल
माहौल को पूरा बनाने के लिए आसपास भाई पेड़ होंगे, छाया होगी, वृक्ष होंगे, मतलब हर एक चीज होगी, जितनी भी चीजें होंगी। अब जैसे कि हम मान लेते हैं पुनर्निर्माण की बात कर लें, रिकंस्ट्रक्शन की बात कर लें, तो यहाँ पर बिल्ड बैक बेटर की अवधारणा के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, लेकिन रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत समय लगता है। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन में वो सारी चीजें आ जाएंगी, नेचुरल और प्लस हैंडमेड, मैन मेड, दोनों चीजें आ जाएंगी। अब जो नेचुरल चीजें हैं, अगर मान लीजिए पेड़ है, तो कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जिनको काफी समय लगता है बड़ा होने में। मतलब हमारा अगर क्लाइमेट चेंज करना है, एक बार आपदा की वजह से पूरा बर्बाद हो चुका है, तो हम बर्बाद से उसके बाद में हम क्या करते हैं, 3R का यूज करते हैं। 3R का यूज मतलब बहाली करने में, पुनर्वास करने में और पुनर्निर्माण करने में, रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। ये 3R का मॉडल है। 3R मॉडल याद रखिएगा। आपदा के बाद पोस्ट डिजास्टर बहाली और निर्माण होता है। आपदा के बाद क्या होता है, पोस्ट डिजास्टर बहाली और निर्माण। आपदा पूर्व क्या होता है, आपदा पूर्व रोकथाम और तैयारी हो सकती है। और इसके बाद में संकट प्रबंधन कब होता है, आपदा के दौरान। तो तीन चीजें याद रखिएगा। आपदा जो है वो किस प्रकार से आपदा से बचाव हो सकता है, आपदा से हम बचाव कर सकते हैं तीन प्रकार से। आपदा से अगर हम बचाव की बात करें, आपदा से बचाव की बात करें, तो आपदा का जो बचाव है भाई, वो तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो होगा आपदा से पूर्व, आपदा से पूर्व, आपदा पूर्व, और एक होगा आपदा के दौरान। एक कब होगा, आपदा के दौरान, आपदा दौरान, और एक कब होगा भाई, आपदा के बाद, आपदा के यानी डिजास्टर के बाद में। तो ये तीन प्रकार से आपदा से बचाव किया जा सकता है, आपदा पूर्व, आपदा दौरान और आपदा के बाद। अगर आपदा से पूर्व की बात करें, आपदा से अगर हम पूर्व की बात करें कि हम पहले क्या करते हैं, तो आपदा से पहले हम क्या करते हैं, जितने भी रोकथाम है या फिर इनसे संबंधित हम चीजें देखते हैं भाई, क्या क्या हम रोकथाम कर सकते हैं, किन चीजों का हम रोकथाम कर सकते हैं, किन चीजों के लिए हम रोक कर सकते हैं, और किन चीजों से हम बचाव कर सकते हैं। ये आपदा से पहले का है। आपदा के दौरान हम क्या करेंगे भाई, आपदा के दौरान की अगर हम बात करेंगे, तो इनसे संबंधित जो जो हमारी नीतियां होंगी, क्या क्या कार्य हो सकते हैं। देखिए आपदा से बाद की बात क्या है, आपदा के दौरान हम संकट प्रबंधन किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे, आखिर संकट से कैसे निकाला जा सकेगा, वो क्या है, आपदा के दौरान है। अगर आपदा के बाद की बात करें, तो आपदा के बाद में हम होते हैं बहाली और निर्माण का कार्य होता है आपदा के बाद। आपदा के बाद किसका कार्य होता है, आपदा के बाद होता है बहाली और निर्माण का कार्य। बहाली और निर्माण का कार्य जो होता है वो किसमें होता है, आपदा के बाद होता है मेरे भाई। और आपदा दौरान क्या होता है, प्रबंधन का कार्य होता है, मैनेजमेंट का कार्य जो होता है वो कब होता है, आपदा के दौरान होता है। तो आपदा से बचाव हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। आपदा से पूर्व रोकथाम बचाव, रोकथाम या बचाव कर सकते हैं। आपदा दौरान हम प्रबंधन करके कर सकते हैं, और आपदा के बाद में बहाली करके, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से रिस्टोरेशन करेंगे, रिस्टोरेशन के साथ में हम निर्माण करेंगे। और इसी से कहीं ना कहीं हमारा जो शब्द निकलता है वो निकलता है 3R। 3R किससे संबंधित है, एक आर का मतलब हो जाएगा रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन। एक आर का मतलब हो जाएगा रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन। एक आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन। एक आर का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये तीन आर का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन का मतलब बहाली करना। भाई किसी भी चीज की अगर आपदा आ गई, आपदा के बाद नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान से मतलब बचाने के लिए उसकी बहाली होगी भाई। किस प्रकार से की जा सकती है, वो तो आपदा के ऊपर डिपेंड करेगा और नुकसान के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग ये याद रखेंगे कि पहला क्या है, बहाली करना। दूसरा क्या है, रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब क्या है, पुनर्वास। इसका मतलब क्या होता है भाई, पुनर्वास। अब जो पुनर्वास है, मैंने आपको बताया था कि पुनर्वास एक ऐसी स्थिति है जिसको बनाने के लिए एक लंबा समय लगता है, जिसको बनाने के लिए एक लंबा समय। आप जिस गांव में रह रहे हैं, आपको गांव बनाने के लिए, आपको घर बनाने के लिए अपना कम समय लगा होगा, लेकिन एक पूरा गांव बसने में, उसके आसपास का जो क्लाइमेट है, उसके आसपास की जो जलवायु है, उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है, वो बनाने में काफी समय लगा था। क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें मानव निर्मित है और बहुत सी चीजें हमें नेचुरली मिली है। बहुत सी चीजें कैसी हैं, नेचुरली मिली है। हो सकता है कोई एक वहां झील हो और कोई आपदा आ रही हो, वो झील नष्ट हो जा रही है, तो पता नहीं वो झील बनने में उसको कितना समय लगेगा। इसके बाद में हो सकता है कोई मानव निर्मित तालाब हो, आपदा में नष्ट हो जा रहा है, तो उसको बनाने में समय लगेगा। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हो, वृक्ष हो, तो उन वापस से उन पेड़ पौधे और आपदा में वो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन वापस से उन्हें पूरा करने में बना
उसी सेम पुराने तरीके से बनाने में उसे काफी समय लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिहेबिलिटेशन बोलेंगे। इसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन जैसे कि आपका घर है तो ये तुरंत हो जाएगा भाई, घर की बात अगर ऐसी है तो घर तो बनाया जा सकता है, जल्दी से जल्दी बना सकते, मतलब इसमें कम समय लगेगा, इसको तुरंत भी कराया जा सकता है और ये भी दीर्घकालिक हो सकता है। लेकिन जो रिहेबिलिटेशन है, पुनर्वास है, इसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है, रिहेबिलिटेशन को करने के लिए बहुत समय लगता है। तो ये 3R का जो प्रोजेक्ट है इसको आप लोग जरूर याद रखिए। 3R का मतलब क्या है, ये किससे संबंधित है, 3R जो संबंधित है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित। आपदा से बचाव 3 प्रकार से हो सकते हैं, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। वहीं अगर हम बात करें रोकथाम की, प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन क्या है, खतरों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रयास करना। ये कब होगा, ये हमारा आपदा से पहले, अगर कोई खतरा आने वाला है तो खतरा आने से पहले, जैसे मान लीजिए हमें पता है कि बरसात के टाइम में नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम क्यों ऐसा करें कि वहां पर जल स्तर को कम करने के लिए, उसके बढ़े हुए जल स्तर को रोकने के लिए हम बड़े बड़े बांध बना देते हैं, तो उससे क्या जल स्तर बढ़ जाता, मतलब जल स्तर में रोकथाम की जा सकती है। शमन के लिए क्या है, प्रभाव की गंभीरता को कम करने के लिए, जैसे नदी पर बांध बनाना, तो ये क्या समन हो जाएगा। तो खतरों को रोक पूरी तरह से खत्म करने के लिए, खत्म करने का प्रयास करना। अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सी आपदाएं आएंगी भाई, अचानक से हो सकता है जल, जो वन में आग लग सकती है, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से वनों में आग भी तो लग सकती है, मतलब जो वनाग्नि होती है, वन में अग्नि लगती है, तो वो आग भी लग सकती है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या है, हम क्लाइमेट चेंज करने के लिए और ज्यादा अधिक वृक्षों का लगाना, अधिक वृक्षों को लगाने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। अब समन करने के लिए कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जिनको हम प्रॉपर समन कर सकते हैं, मिटिगेट मिटिगेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ऐसी आपदा के लिए, जैसे मान लीजिए कि नदी नदी भर रही है और जब नदी का जल अलग अलग तरीके से प्रभाव हो रहा है, बह रहा है, तो उसको करने के लिए हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, बांध बना देते हैं। आपने देखे भी होंगे बहुत बड़े बड़े बांध होते हैं और बांध की एक तरफ बहुत ज्यादा पानी भरा होता है लेकिन दूसरी तरफ नॉर्मल होता है, खाली होता है, तो बांध बनाए जाते हैं। इसके बाद में तैयारी। तैयारी का मतलब क्या, अर्ली बर्निंग सिस्टम जिसे क्या बोलते हैं, मॉक ड्रिल वगैरह, इससे क्या है तैयारी पहले से ही कर लेते हैं, मॉक ड्रिल वगैरह कर लेना। जैसे कि मान लो आपदा आने वाली है कि तूफान या भूकंप आने वाला है, पहले से पता चल गया है, क्योंकि संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं जो पहले से पता लगा लेती हैं। तो पहले से जब पता चल रहा है तो मॉक ड्रिल की सहायता से, आपदा की सहायता से पूरे में तरीके से, पूरे में सभी को पता लगा देना, मॉक ड्रिल करवा देना, तो सभी नागरिकों को पता चल जाएगा। अभी आपने देखा होगा हाल ही में आपके मोबाइल फोन में, आपके मोबाइल फोन में एक थोड़ी देर के लिए, लगभग 1-2 मिनट के लिए एक बहुत जगह अजीब तरीके से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ होगा और बहुत से लोग उससे कंफ्यूज भी हो गए, भाई कहीं हैक वगैरह तो नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, वो भारत मौसम विज्ञान के द्वारा, जो भारत के मौसम विज्ञान संस्थान है उसके द्वारा क्या किया गया था, उसके द्वारा वो चीज भेजी गई थी, आपदा प्रबंधन के, आपदा से प्रबंधन के लिए वो चीज भेजी गई थी, एक मैसेज भेजा गया था कि तुरंत तुरंत क्या है, अगर कोई आपदा आने वाली होगी तो उसके हम मैसेज के माध्यम से। और आपने देखा होगा एक मैसेज भी आता होगा एनडीएमए करके, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक मैसेज आता है कि अगर आपके जिले में अगले 3 घंटों में भारी बरसात वगैरह, हवा वगैरह, मतलब जो भी जैसी आपदा होगी उस प्रकार की आपदा से संबंधित एक मैसेज आता है। तो ये सब क्या है, ये आपदा से पूर्व रोकथाम और तैयारी से संबंधित ही तो सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, आपदा से पूर्व रोकथाम और तैयारी से संबंधित। इसके बाद में प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, तत्काल कार्रवाई, खोज और बचाव से संबंधित जो भी है, अगर रेस्क्यू करना है भाई, अगर आपदा आ गई, आपदा अगर आने वाली होगी तो उससे हम रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई आपदा, भाई तूफान आने वाला होगा तो तूफान हमारे हाथ में रोकना, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम उस तूफान को रोक नहीं सकते, उससे पहले हम बचाव कर सकते हैं। भाई जहां पर तूफान आने वाला है तो हम एक खुले मैदान में चले जाएंगे, घर से निकल जाएंगे भाई, क्योंकि तूफान आएगा तो हो सकता है घर भी निकल निकल पड़े, गिर पड़े पूरा, तो उसमें दब के इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे क्या, उससे रोकथाम करेंगे हम, बाहर खाली ग्राउंड में चले जाएंगे, किसी पेड़ से दूर जाएंगे, क्योंकि तूफानों में देखा होगा अक्सर कर पेड़ ज्यादा टूटते हैं। तो अब उसके बाद में प्रतिक्रिया क्या है, अगर मान लेते हैं रोकथाम नहीं हो पाया या बचाव की क्रिया नहीं हो पाई, तब उसके बाद में क्या होगा, अगर वो आपदा आ जाती है तब क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाता है भाई, रेस्क्यू टीम आ जाती है। तुरंत देखते होंगे आपदा प्रबंधन की जो रेस्क्यू टीम है वो आ जाती है और तुरंत ही क्या करने लगती है, बचाव का कार्य स्टार्ट कर देती है, रेस्क्यू टीम रेस्क्यू स्टार्ट कर देती है। फिर इसके बाद में राहत, रिलीफ, प्राथमिक चिकित्सा, भोजन पानी और आश्रय प्रदान करना। अब भाई अगर कोई आपदा आ रही है तो ज्यादातर क्या होगा, उसका जो भोजन है वो सब बेकार हो जाएगा, तो उसे भूख भी तो लगी, खाना भी तो खाएगा। तो ये क्या है, उसे तुरंत ही तुरंत राहत दी जाती, खाना दिया जाता है, रहने के लिए स्थान दिया जाता है। इसके बाद में मतलब उसे पानी दिया जाता है, अगर उसको कोई चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसको चिकित्सा भी दी जाती है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए, आपदा से बचाव,
थ्री आर का मतलब समझ गए, प्रतिक्रिया का मतलब समझ गए, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक बदलाव। तो 2005 अधिनियम की उत्पत्ति होती है। 2005 की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ पर लिख लेंगे डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। 2005 बाद में इसमें बदलाव भी होता है, उसके बारे में समझेंगे। देखिए 1999 में क्या होता है, जेसी पंत द्वारा उच्च स्तरीय समिति बनाई जाती है। इसने सिफारिश क्या थी, इसने सिफारिश की थी मानव निर्मित आपदाओं को शामिल करें, आपदा प्रबंधन को कृषि मंत्रालय से हटाकर गृह मंत्रालय के पास लाएं। यहाँ पर इनके द्वारा सिफारिश की गई थी, जेसी पंत उच्च स्तरीय समिति के द्वारा क्या सिफारिश की गई थी कि जो आपदा प्रबंधन है ये कृषि मंत्रालय से हटाकर किसके पास लाएं, गृह मंत्रालय के पास लाएं। भाई कृषि मंत्रालय क्या, एक बात बताइए आप किसी भी आपदा से क्या सबसे ज्यादा किसान या कृषि को या फार्मिंग को नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है, फसलों के साथ साथ अन्य नुकसान भी तो होते हैं। तो वही चीज इसमें सिफारिश की गई है कि गृह मंत्रालय के पास होगी तो सभी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी, चाहे वो हर प्रकार का नुकसान, चाहे वो किसान से संबंधित नुकसान हो, फसलों से संबंधित नुकसान हो, घरों से संबंधित नुकसान हो, या फिर परिवहन से संबंधित नुकसान हो, हर नुकसान इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें सिफारिश की गई थी कि जो है आपदा प्रबंधन, इसको अब किसान मंत्रालय में ना रहकर, कृषि मंत्रालय से ना रहकर किस में रखा जाना चाहिए, गृह मंत्रालय में रखा जाना चाहिए। 2002 से 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 10th 5 ईयर प्लान आता है। इसमें पहली बार आपदा प्रबंधन पर अलग अलग अध्याय जैसे समन के बिना विकास टिकाऊ नहीं है, इस प्रकार से अलग अलग अध्याय पर बातें की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आती है, 2002 से 2007 के बीच में आती है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आती है, और यहाँ से ही कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन जो है स्टार्ट होता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ही एक अधिनियम आता है 2005 का अधिनियम, 2004 की सुनामी के बाद में। सुमात्रा भूकंप के कारण अंडमान निकोबार में भारी तबाही होती है, और उस तबाही की वजह से, उस तबाही 2004 में सुनामी आती है, इस तबाही की वजह से एक अधिनियम लाया जाता है जिसे हम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं। राहत केंद्रित दृष्टिकोण, रिलीफ सेंटर, समग्र दृष्टिकोण, ये सब क्या है, इनसे संबंधित एक लाता है। इनको इनको देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आता है, जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बोलते हैं। इसे 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। नोडल मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, गृह मंत्रालय। आपदा प्रबंधन के लिए अब जो नोडल मंत्रालय है, नोडल एजेंसी है, वो कौन सी है, गृह मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। नोडल मंत्रालय की जिम्मेदारियों का विभाजन किस प्रकार से होगा, नोडल मिनिस्ट्रीज का, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर बात करें गृह मंत्रालय, सभी आपदाओं के लिए मुख्य नोडल मंत्रालय है, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, चक्रवात हो, सभी मानव निर्मित आपदाओं का समग्र नियंत्रण जो है वो इसके अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा जितने भी मंत्रालय हैं वो अपने अपने मंत्रालय को भी देखते हैं। जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये सूखा, धीमी गति की आपदा को देखता है। रेल मंत्रालय रेल दुर्घटना से संबंधित आपदाओं को देखता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय विमान दुर्घटनाओं से संबंधित आपदाओं को देखता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो महामारी जैसे पेंडेमिक, कोविड-19 वगैरह, ये सब किससे संबंधित है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तो ये किससे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देखता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय रासायनिक आपदाएं जो है वो पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय देखता है, चाहे वो यहाँ पर जो जंगल है, जंगल में आग वगैरह लगती है, वो भी इसी मंत्रालय से संबंधित, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित। परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु जो कि परमाणु दुर्घटनाओं से संबंधित जो भी चीजें हैं वो परमाणु ऊर्जा विभाग देखता है, परमाणु ऊर्जा विभाग देखता है। अब हम बात करते हैं तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र, द थ्री टियर इंस्टीट्यूशन मशीनरी, वो कौन सा, देखिए एक तो होता है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा कौन सा राज्य स्तर, तीसरा कौन सा है जिला स्तर। तो ये तीन स्तर पर आप लोग याद रखेंगे, एक राष्ट्रीय स्तर, नेशनल, इसके बाद में स्टेट, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें जो सबसे पहले एक प्राधिकरण की स्थापना की जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्राधिकरण की बात करें तो वो है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। राज्य स्तर पर एसडीएमए की जाती है, राष्ट्रीय पर नेशनल, राज्य पर स्टेट, और जिला पर डीडीएमए, डीडीएमए यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर धारा की बात करें तो 2001-5 की एक्ट की धारा 3, इसके बाद में इसमें 2005 एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत है, राज्य स्तर की जो एसटीएमए है। और इसके बाद में याद रखिएगा ये जो है ये कितना है, 3 से 13,
3 से 13 और 1 से लेकर 1 और 2 में क्या परिभाषाओं की बात की गई है। ये कितना है 14 से 24 है। ये कितना भाई 14 से 24 है। और ये कितना है 25 से इसमें 9 बढ़ेंगे 25 से 34। 25 से 34 है। ये कितना है भाई 25 से 34 है। यहाँ पर 3 से 13, ये 14 से 24 धाराएं हैं राज्य स्तर पर। और ये क्या धारा है, इसमें धारा कौन सी है 2005 की एक्ट की धारा 25 से 34 तक है। इसके एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए, वैसे 34 ही है यहाँ पर। अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्तर की जो आपदा होती है, राष्ट्रीय स्तर की जो आपदा होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर वही बात करें हम राज्य स्तर की आपदा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और साथ ही साथ में उपराज्यपाल भी होते हैं। जो उपराज्यपाल कहां पर होंगे, उपराज्यपाल यूनियन टेरिटरी में होंगे। यूनियन टेरिटरी में राज्य स्तर पर जो आपदा आएगी एसडीएमए का गठन होगा, उसके जो चीफ होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो कौन होंगे, उपराज्यपाल होंगे। इसके बाद में जिला स्तर पर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तो डीएम होगा या कलेक्टर होगा। डीएम या कलेक्टर जिला अधिकारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। इनकी आप लोग जो धाराएं हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा। अब जो एनडीएम है, एसडीएम है और डीडीएम है, इनसे संबंधित भी और कुछ बनते हैं, आगे अन्य संस्थान होंगे। ये तो हमारे प्राधिकरण हो जाएंगे। अब इन प्राधिकरण से क्या बनते हैं, संस्थान बनते हैं। उसके बारे में हम आगे समझेंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय स्तर में, एनडीएमए में 9 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय नीतियां बनाना और राज्य प्राधिकरणों को दिशा निर्देश देना, ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय नीतियां बनाते हैं और राज्य प्राधिकरणों को दिशा निर्देश देते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 8 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष 8 अन्य सदस्य होते हैं। इसके बाद में कार्य क्या, राज्य स्तरीय नीतियां बनाना और योजनाएं बनाना। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें, सह अध्यक्ष होते हैं, तो जिला परिषद अध्यक्ष जो होता है वो इसका सह अध्यक्ष होता है। जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करना और निगरानी करना। जमीनी स्तर, देखिए जमीनी, अब हम एक चीज समझते हैं, 3 टियर को समझते हैं एक बार। 3 टियर एक बार डिटेल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। 3 टियर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है नेशनल, एक कौन सा भाई, नेशनल, जिसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा कौन सा है, दूसरा है स्टेट, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर। और तीसरा कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला स्तर पर। तीसरा कौन सा है, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। इसको बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। नेशनल स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थापना किसकी की जाती है, एनडीएमए की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके बाद में इसमें किसकी की जाती है, एसडीएमए की जाती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें किसकी की जाती है भाई, डीडीएमए की जाती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर इसमें हम बात करें तो इसकी जो धारा है, जो डीएम एक्ट है, डीएम एक्ट 2005, डीएम एक्ट 2005 की धारा 3 से लेकर 13 तक इनका वर्णन किया गया है। इसमें डीएम एक्ट की धारा 14 से लेकर 25 तक, इसमें 24 तक इसमें वर्णन किया गया है। 14 से 24 तक इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया 25 से लेकर 34 तक। तो ये धाराएं हैं। अगर इसके हम चेयरपर्सन की बात करें तो इसका चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके चेयरपर्सन की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसके चेयरपर्सन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम या कलेक्टर होते हैं। इनका जो कार्य होता है वो कार्य होता है ये राष्ट्रीय स्तर की नीतियां बनाना। साथ ही साथ में ये राष्ट्रीय स्तर की नीतियां बना रहे हैं तो ये किसको दिशा निर्देश देंगे, इनको दिशा निर्देश देंगे, यानी राज्यों को क्या करेंगे, राज्यों को नीतियां बनाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। ये स्टेट क्या करते हैं, स्टेट ये राज्य स्तर की दिशा निर्देश, राज्य स्तर की नीतियां बनाते हैं, राज्य स्तर की नीतियां बनाते हैं, राज्य स्तर नीतियां। अब जो ये होता है डीडीएमए, डीडीएमए जितनी भी ये नीतियां बनी, चाहे वो केंद्र स्तर की हो या राज्य स्तर की हो, इनको जमीनी प्रभाव दिखाना। मतलब जमीन पर कौन काम करता है, ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर डीडीएमए वर्क करता है। ग्राउंड लेवल पर वर्क करने का कार्य किसका होता है, डीडीएमए का। तो ये जो है आपको 3 टियर समझना होगा पूरा बहुत ही अच्छे से। यहाँ से ये याद रखिएगा, 3 से 13, 14 से 24 और 25 से 34, इसको याद रखिएगा बस आप लोग। आगे अगर हम बात करें कार्यकारी समितियां योजनाओं के क्रियान्वयन करता। अब बात करते हैं एनडीएमए। तो एनडीएमए की अगर हम बात करें तो एनडीएमए के अंतर्गत आता है भाई कौन सा सेक्शन आता है 8। इसके अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एनईसी,
नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, धारा कौन सी है, डीएम एक्ट की धारा 8 यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा जो है वो कौन सी है, 8 है। इसके जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा की जाती है। और एसडीएमए के अंतर्गत एक बनती है एसईसी, एसडीएमए के अंतर्गत क्या बनती है, एसईसी बनती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके अंतर्गत कौन सा है, धारा 20 है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो राज्य का मुख्य सचिव करता है, जो चीफ सेक्रेटरी होता है राज्य का वह करता है। इसका कार्य क्या है, एनडीएमए की योजनाओं का मूल्यांकन और पूरे देश में क्रियान्वयन कराना। इसके बाद में राज्य में राष्ट्रीय और राज्य नीतियों को लागू कराना, ये इसका कार्य होता है। और साथ ही साथ में एक चीज याद रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट के लिए यानी जिला स्तर के लिए कोई भी, यहाँ पर जिला स्तर के लिए मत बता दीजिएगा, जिला स्तर के लिए भी डीईसी होती होगी, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो ये नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं होती है। अगर हम इसी में समझना चाहें, इसी को डिटेल से समझना चाहें तो एक बार हम इसको दोबारा बना लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, इसको दोबारा बना लेते हैं और उसी में ऐड करते हुए चलेंगे। हम किसको समझ रहे थे, तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र को, तीन स्तरीय, अच्छे से बनाएंगे, तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र, थ्री टीयर मशीनरी सिस्टम। तो इसमें तीन टीयर में बांटेंगे इसको हम पहले। एक तो कौन सा हो जाएगा, नेशनल, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, राष्ट्रीय बोलते हैं, राष्ट्रीय। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्टेट, जिसे हम क्या बोलेंगे, राज्य के अंतर्गत आएगा, राज्य। तीसरा कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, तीसरा कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे भाई, जिला। इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें नेशनल में, तो एनडीएमए की स्थापना होती है इसके द्वारा, इसके द्वारा एसडीएमए की स्थापना होती है, एसडीएमए। इसके द्वारा किसकी स्थापना होती है, डीडीएमए की स्थापना होती है। इसके बाद में इसकी जो है धारा कौन सी है, डीएम एक्ट है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा जो है वो कौन सी है, 3 से लेकर 13 तक, 3 से 13 तक। इसकी कौन सी है, इसकी है 14 से 24 तक, और इसकी कौन सी है, 25 से 34 तक। अब इसमें एक धारा क्यों कम है, क्योंकि इस इनमें क्या है, इनके अंतर्गत एक आता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके अंतर्गत आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, और इसके अंतर्गत कोई नहीं आता, तो इसीलिए एक धारा इसकी कम हो जाएगी, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद में इसके अंतर्गत ये तो कमेटी है, फिर एक संस्थान बनते हैं, एनआईडीएम, एसआईडीएम, ऐसे करके संस्थाएं बनती हैं। अभी आप लोग इतना याद रखेंगे, इसकी जो अध्यक्षता की जाती है नेशनल स्तर पर, जो एनडीएमए होता है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, एसडीएमए की, इसकी अध्यक्षता की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर कलेक्टर के द्वारा। अब यहाँ पर जो एनईसी होता है, एनईसी की जो कमेटी के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, गृह सचिव। और एसईसी के लिए कौन से होते हैं, राज्य स्तर के सचिव होते हैं, राज्य स्तर सचिव। जो राज्य के सचिव होते हैं वही क्या होते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। तो ये चीजें, इनके कार्य तो आप लोगों को पता ही होंगे, इनका कार्य क्या है, नीतियां बनाना और राज्य को दिशा निर्देश देना। इनके कार्य क्या होते हैं, राज्य स्तर के लिए, एसडीएमए के लिए राज्य से संबंधित नीतियां बनाना, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट डीडीएमए के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो सब इसमें आ जाएंगे, वो ग्राउंड लेवल पर वर्क करेंगे। इसमें अगर हम एनडीएमए की बात करें तो एनडीएमए में एक चेयरपर्सन होता है, एक चेयरपर्सन होता है और प्लस 9 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। तो ये चीज आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ से अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है ना, इसके बाद में आपको अन्य कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप धाराएं देखेंगे, धाराओं के बाद में आपके क्वेश्चन लगातार होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एनडीआरएफ के बारे में।
एनडीआरएफ जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एक तो होता है एनडीआरएफ, एक होता है एसडीआरएफ वगैरह, स्टेट आपदा मोचन बल है, राज्य आपदा मोचन बल। इसका गठन जो है वह धारा 44 के अंतर्गत 2006 में होता है। संरचना क्या है इसकी? 16 बटालियन अर्धसैनिक बल, महानिदेशक जो होते हैं वो डीजी इसके प्रमुख होते हैं। आदर्श बात क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो होता है, इसकी स्थापना धारा 44 के अंतर्गत होती है 2006 में। संरचना जो है इसकी 16 बटालियन देखने को मिलती है। एनआईडीएम की बात करें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, 1995 में इसका गठन होता है धारा 42 के तहत, इसे वैधानिक दर्जा मिलता है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कार्य क्या है? अधिकारियों के लिए थिंक टैंक अनुसंधान और प्रशिक्षण का कार्य करना। इसके बाद में बात करते हैं भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। 1999 में जो सुनामी सेंटर 2007 में स्थापित किया गया था, इसी के तहत इसका गठन 1999 में होता है, INCOIS का। और इसी के तहत में क्या होता है, एक सुनामी सेंटर 2007 में सुनामी सेंटर स्थापित किया गया था। और जो 2004 में, याद रखिएगा ये सब कब स्टार्ट होते हैं? जब 2004 में सुनामी आती है, कहां पर? सुमात्रा द्वीप पर। सुमात्रा द्वीप पर सुनामी आती है, और इससे क्या होता है, जो अंडमान निकोबार होता है, अंडमान निकोबार हमारा यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, इस पर बहुत ज्यादा वो हो जाता है, आपदा आ जाती है, और ये बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं मतलब बर्बाद हो जाता है एक तरीके से। इसका जो INCOIS है, भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य क्या है इसके? सुनामी, ऊंची लहरों को पूर्व चेतावनी जारी करना। इसके बाद करते हैं CWC, केंद्रीय जल आयोग। इसका गठन कब होता है? 1945 में। केंद्रीय जल आयोग का गठन 1945 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत इसका गठन किया जाता है। भारत की बाढ़ पूर्वानुमान नोडल एजेंसी बांध सुरक्षा से संबंधित ये कार्य करती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, इसका गठन कब होता है? 1875 में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन होता है। कार्य क्या है इसके? चक्रवात, हीट वेव चेतावनी और रंग आधारित कोड, कलर कोड्स को जारी करना। तो ये इसके कार्य होते हैं। IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके बाद बात करते हैं वित्तीय ढांचा और निधियों का आवंटन किस प्रकार से होता है। अच्छा, जो चीज मैंने आपको बताई थी, एक होता है एनडीआरएफ, एक होता है क्या? एसडीआरएफ। एनडीआरएफ की अगर हम बात करें तो धारा 46 के अंतर्गत इसकी बात की गई। एनडीआरएफ की राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कोष, ये रिस्पांस फोर्स है, ये क्या है? रिस्पांस फंड है। इसके बाद में ये क्या? राष्ट्रीय समन कोष है, मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन, और ये रिस्पांस है। इसके बाद में एसडीआरएफ क्या है? एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है। अब ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है 46, 47 और 48 में। 46 में क्या आ जाएगा? एनडीआरएफ, 47 में क्या आ जाएगा? एनडीएमएफ, और 48 में एसडीआरएफ। 48 में क्या आ जाएगा? एसडीआरएफ। अब 15वां वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह है। इन्होंने एक ऐतिहासिक बदलाव किया था। इन्होंने बताया था कि हम जो तैयारियां करेंगे, समन करेंगे, वो आपदा आने से पहले 20% कर लेंगे, और आपदा के दौरान और आपदा के बीच में जो राहत कार्य चल रहा होगा, तो उसमें हम कितना करेंगे? 80% प्रतिक्रिया तब करेंगे। क्योंकि भाई हमें ये तो पता नहीं होगा ना कि आपदा किस प्रकार की आएगी, कैसी आपदा आ सकती है। तो हम 20% तो कार्य है पहले से ही हम तैयारी करके रखेंगे कि आपदा को रोका जा सके। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर हम क्लाइमेट चेंज को मतलब जलवायु परिवर्तन अचानक से हो रहा है इतना ज्यादा, तो जलवायु परिवर्तन को अगर हम रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है? अधिक से अधिक वन लगाने पड़ेंगे, जो वृक्ष लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या है? आपदा से पहले की तैयारी है। ये 20% तैयारी है। ये किसमें बात होती है? 15वें वित्त आयोग के द्वारा बात होती है। और 12वें वित्त आयोग में ये बात कही गई थी, तो इसका साझाकरण जो किया गया था, वो कहा गया था कि जो सामान्य राज्य हैं उन पर 25%, और जो 75% है वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। राज्यों का 25% और सरकार का कितना होगा? 75%। विशेष पहाड़ी राज्य में 10% जो है वो राज्य देखेंगे, और 90% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। सामान्य राज्यों के लिए 75% केंद्र सरकार का, 25% राज्य सरकार का। जो लागत होगी, कॉस्ट होगी, कॉस्ट शेयरिंग, मतलब जो भी समन के लिए, आपदा का समन के लिए, मिटिगेशन के लिए जो भी लागत आएगी, भाई हर एक चीज के लिए लागत आएगी। अगर मान लीजिए बांध बनाना है,
कोई बांध बनाना, नदी के जल स्तर को बढ़ने से उससे अगर बाढ़ आ सकती है, तो उसको बाढ़ को रोकने के लिए अगर हमें बांध बनाना है, तो बांध में अगर कोई सामान्य राज्य, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है भाई, मध्य प्रदेश है, तो ऐसे सामान्य राज्यों में क्या होगा, 75% केंद्र की हिस्सेदारी होगी और 25% राज्य की हिस्सेदारी होगी। वहीं अगर पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इसमें 90% केंद्र की और 10% राज्य की हिस्सेदारी होगी। अब हम बात करते हैं 2024 में इसमें संशोधन किया गया था, डीएम एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात की गई। 2005 में शहरों के लिए कोई अलग ढांचा नहीं था, लेकिन 2024 में जब इसमें संशोधन किया गया, तब इसमें कहा गया कि शहरी क्षेत्रों पर अलग से ध्यान देना होगा। भाई शहरी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, अगर भूकंप आया और इमारत इमारत अचानक से गिर गई तो क्या हो जाएगा, तब भी तो एक आपदा होगी, तब भी तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा ना। तो शहरी क्षेत्रों में अलग से बात की गई थी यहाँ पर। डेटाबेस और जवाबदेही। डाटाबेस मतलब 2005 में डाटाबेस का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था, लेकिन इस समय क्या है, डाटाबेस को सुरक्षित रखना होगा, जिससे हम आगे के लिए कोई भी नीतियां बनाने के लिए पुराने डाटाबेस को चेक कर सकें। बल और वैधानिक दर्जा, फोर्सेस और स्टेचुरी पावर्स क्या है, राज्यों के लिए अपनी फोर्स थी एसडीआरएफ बनाना, ये वैकल्पिक था। उस समय क्या था कि मतलब राज्य अपनी वैकल्पिक फोर्स बना सकती थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा था कि अब क्या है, 2024 में जब इसमें अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, तब ये क्या कर दिया, वैकल्पिक से अब ये बिल्कुल निश्चित कर दिया कि भाई राज्यों को भी अपनी एसडीआरएफ बनानी पड़ेगी, एक प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया फोर्स है वो बनानी पड़ेगी, रिस्पांस फोर्स। योजना निर्माण, प्लान मेकिंग, योजना बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो कार्यकारी समितियों की, जैसे एनईसी और एसईसी की थी। तो ये किसकी थी 2005 में, लेकिन अब क्या है, अब सभी के अंतर्गत, मतलब अब कोई भी बना सकता है, जरूरी नहीं कि एनईसी और एसईसी बनाए। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बनाएगी। अब कौन बनाएगा, अब डायरेक्ट जो बनाएंगे वो बनाएंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये सीधे सीधे प्राधिकरण अभी बनाएंगे नीतियां, और स्टेट एनडीएमए और एसडीएमए अब ये बनाएंगे नीतियां। पहले किसके पास थी, पहले नेशनल के लिए एनईसी बनाती थी और स्टेट के लिए एसईसी बनाती थी 2005 में, लेकिन अब क्या, डायरेक्टली इनके हाथ में आ गया। शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात हो रही है। 2024 में अपग्रेड करके राजधानी और नगर निकायों के लिए यूडीएमए और शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, अब ये अनिवार्य कर दी गई। पहले इसमें कोई भी अलग ढांचा नहीं था, अब क्या है, इसको अलग ढांचा कर दिया गया, अब अनिवार्य कर दिया गया। डाटाबेस और जवाबदेही जो मैं बता चुका हूं आपको। बल और वैधानिक दर्जा, जैसे एसडीआरएफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाना अनिवार्य कर दिया गया। एनसीएमसी और एचएलसी को कानूनी और वैधानिक दर्जा दिया गया। योजना निर्माण के लिए अब कौन है, अब सीधे एनडीएम और एसडीएमए को दी गई, जो कि मैंने आपको बताया है। बस वही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे गंभीर संकट प्रबंधन क्या होता है। शीर्ष समितियां कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी। एनसीएमसी जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, ये अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं। मुख्य भूमिका इनकी क्या है, अत्यंत गंभीर आपदाओं के समय मंत्रालयों और एजेंसी के बीच सर्वोच्च समन्वय, ये जो कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है वो किसके लिए होता है, वो कौन करता है, वो कैबिनेट सचिव के द्वारा अध्यक्षता की गई एनसीएमसी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के द्वारा इसका कोऑर्डिनेशन होता है, जितने विभिन्न बहुत से विभाग होते हैं। देखिए जो आपदाएं होती हैं वो ऐसा तो है नहीं केवल गृह मंत्रालय से संबंधित हो, वो गृह मंत्रालय से भी संबंधित है, जल मंत्रालय से भी संबंधित है, पर्यावरण मंत्रालय से, वन मंत्रालय से संबंधित है, इन सबसे संबंधित होती है। तो उनका बीच में आपस में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए कौन कार्य करता है, एनसीएमसी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है। उच्च स्तरीय समिति एचएलसी हाई लेवल कमेटी, इन दोनों को कब दर्जा दिया गया था, इन दोनों को वैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो कब दिया गया था, 2024 में जो अमेंडमेंट होता है डीएम एक्ट 2024 2024, और यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा, नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रैकेट में अमेंडमेंट संशोधन वाला एक्ट 2024। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत एनसीएमसी और एचएलसी को क्या दिया गया था, वैधानिक दर्जा दिया गया था, वैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं, और इसके कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं।
मुख्य भूमिका क्या है? अत्यंत गंभीर आपदाओं के लिए राष्ट्रीय कोष से राज्यों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ देने की मंजूरी देना, मतलब फंड एलोकेशन प्राप्त करने का कार्य किसका होता है? ये केंद्रीय गृह मंत्री का हाथ में होता है। अब ये एक चीज याद रखिएगा, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन परमानेंट होते हैं। ये जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई? नॉन परमानेंट होते हैं, मतलब कभी भी गृह मंत्री चेंज हो सकते हैं। लेकिन कैबिनेट सचिव जो है ये परमानेंट होते हैं। इनको क्या है? इनको कब बदला जा सकता है? जब ये इनकी रिटायरमेंट होगी। रिटायरमेंट मतलब ये एक आईएएस अधिकारी होते हैं ना, इसीलिए तो ये परमानेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? नॉन परमानेंट होते हैं। बस इतना याद रखिएगा। कैबिनेट सचिव जो एनसीएमसी होती है एक तरीके से स्थायी समिति के अंतर्गत आती है, और जो उच्च स्तरीय समिति होती है ये अस्थायी समिति के अंतर्गत आती है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार इस्तीफा देती है तो ये समिति भी मतलब बदल जाएगी, इसके अध्यक्ष वगैरह सब कुछ बदल जाएगा। तो इसके द्वारा जो फंड एलोकेशन के रूल्स वगैरह वो सब चीजें बदल जाएंगी। तो ये अस्थायी होती है, वो स्थायी होती है। आगे हम बात करते हैं अपराध और दंड से संबंधित कुछ धाराएं हैं, उनको देख लेते हैं। धारा 51 में किसके बारे में बात की गई है? अधिकारी के काम में बाधा डालना या आदेश ना मानना। वो किससे संबंधित है? धारा 51 में। इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है वो किया गया 1 से 2 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। धारा 52 के अंतर्गत क्या है? राहत पाने के लिए जानबूझकर झूठा दावा करना। भाई आग लगी थी किसी पड़ोसी के घर में और दूसरा बोल रहा कि मेरे यहाँ भी नुकसान हुआ है, मेरे यहाँ भी मुझे भी राहत दी जाए, मुझे भी कुछ ना कुछ फंड दिया जाए, तो ये क्या झूठा दावा करना। तो इससे अगर ऐसा पता चलता है भाई 2 साल की जेल होगी, तो सोच समझ कर कीजिएगा। धारा 53 क्या है? राहत सामग्री या पैसे का गबन, इसका दुरुपयोग करना। भाई जो रुपए मिले थे वो किसके लिए मिले थे? घर, अगर आपका घर टूटा है घर, तो जो रुपए मिले थे वो घर बनाने के लिए मिले थे, और आपने क्या कर लिया? दूसरा काम कर दिया। घर तो नहीं बनाया लेकिन दूसरे में उड़ा दिए रुपए। तो ये क्या है? अगर राहत सामग्री या पैसे का गबन होगा, दुरुपयोग होगा, तो उसके तहत 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। धारा 54 के अंतर्गत झूठी अफवाह फैलाना, फाल्स वार्निंग देना, पैनिक बनाना अचानक से कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तूफान आने वाला, आंधी आने वाला, ये सब क्या है? अचानक से ये झूठी अफवाह अगर कोई फैला रहा है धारा 54 के अंतर्गत, तो 1 साल की जेल हो सकती है। धारा 55 के अंतर्गत सरकारी विभाग द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है तो विभाग का जो प्रमुख होता है वह जिम्मेदार होगा और उसको वह सजा का पात्र होगा। धारा 56 के अंतर्गत अधिकारी की अपनी ड्यूटी से भागना या मना करना। अगर कोई अधिकारी है वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा है, अचानक कोई आपदा आ रही है और आपदा के समय में अधिकारी भाई ड्यूटी से मना कर देता कि वो नहीं जाएगा, उसको डर लग रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है और वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा है या फिर वो सीधे सीधे मना कर रहा है कि वो नहीं जा सकता है, तो उसको क्या है? 1 साल की जेल हो सकती है। वहीं अगर धारा 72 की बात करें तो सर्वोपरि प्रभाव देखने को मिलता है। आपदा के समय यह कानून अन्य सभी कानूनों से ऊपर होता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट इसे माना जाएगा। यदि आपदा के समय यह कानून अन्य सभी कानूनों से, जितने भी कानून है सभी कानूनों से ऊपर होगा, यह धारा 72 सीधे सीधे कहती है, मतलब ये ओवरराइड कर देगा। जिस प्रकार से अगर संविधान में कोई संशोधन होता है और उस संशोधन के तहत अगर कोई संशोधन ऐसा हो रहा, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो रहा है, तो वो ओवरराइड कर देगा। मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा, बाकी सब में संशोधन हो सकता है। उसी प्रकार से ये कि जब अगर कोई आपदा है, आपदा के समय में धारा 72 ये कह रही है कि अगर ऐसा कोई समय आ रहा है तो हमारे समय में केवल हमारे नियम चलेंगे, किसी अन्य नियम नहीं चलेंगे, कोई अन्य रूल या कानून नहीं होंगे। धारा 73 क्या है? धारा 73 सद्भावना पूर्वक कार्यवाही, अच्छी नीयत से काम करते हुए अनजाने में हुई गलती पर अधिकारी को कानूनी संरक्षण दिया जाता है, ये धारा 73 के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं किसके? वैश्विक रूपरेखा की तरफ से। देखिए यूएनडीआरआर 1999 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, इसकी स्थापना होती है। और कौन से फ्रेमवर्क? तो याद रखिएगा सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत क्या होता है? सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत किसकी स्थापना होती है? सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत यूएनडीआरआर की स्थापना होती है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय की स्थापना होती है। यूएनओसीएचए यूएनओसीएचए 1991 में मानवीय मामलों को समन्वय कार्यालय होता है, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय राहत सामग्री समन्वय के तहत है। इसके बाद में योकोहामा रणनीति, योकोहामा स्ट्रेटजी 1994 में आती है। जापान में अपनाया गया पहला बड़ा दिशा निर्देश है। फोकस इसका क्या था? प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से पूर्व तैयारी और रोकथाम की ओर से पहला बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद एक होता है ह्योगो फ्रेमवर्क, जो 2005 से 2015 तक रहा है। 2004 में जो सुनामी आई थी सुमात्रा में, उसके बाद में इसको अपनाया गया था। इसका फोकस क्या था? राष्ट्रों और समुदायों की सहन क्षमता का निर्माण करना। कितना सहन? अब देखिए जापान में अक्सर कर सुनामी आती रहती है,
जापान में अक्सर कर भूकंप आते रहते हैं, मतलब भूकंप के झटके अक्सर कर लगते रहते हैं, लेकिन वहां का इस प्रकार से उसकी सहन क्षमता है कि वो छोटे मोटे झटके तो वहां पर पता ही नहीं चलते हैं जापान में। तो उसी प्रकार से ये ह्योगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत वो आ जाता है कि राष्ट्रों को समुदाय और उसकी सहन क्षमता को बढ़ावा देना। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 जो वर्तमान में चल रहा है, इसका क्या है, जोखिम गवर्नेंस को मजबूत करना। मुख्य अवधारणा बिल्ड बैक बेटर, बुनियादी ढांचे को पहले से बेहतर बनाना। जो हमारा बुनियादी ढांचा है इसको पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम इसका कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति में हम देखेंगे तो स्थानीय पहल और आपदा तंत्र क्या है। राज्य प्राधिकरण है एक, स्टेट अथॉरिटी, यूपीएसटीएम है, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 के एक्ट के तहत गठित है। कौन से एक्ट के तहत, 2005 का जो एक्ट है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि धारा कौन सी है इसके लिए, यूपी एसटीएमए के लिए धारा कौन सी है, इसके लिए एसटीएमए के लिए धारा कौन सी है भाई, ये आप लोग को पता होगा कौन सी है भाई। आप लोग बताएंगे एसटीएमए के लिए धारा 14 है, तो इसके लिए भी कौन सी होगी, धारा 14 ही होगी ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश का है। बाकी अन्य किसी भी राज्य के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, किसी भी राज्य का हो, उस सबके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो धारा है वो कौन सी होगी, 14 होगी। अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में, और अन्य 8 सदस्य होंगे। मुख्यालय इसका पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ में इसका मुख्यालय है। प्रौद्योगिकी और एप्स, देखिए राहत ऐप चलाया गया यूपी सरकार द्वारा चेतावनी और राहत ट्रैकिंग के लिए। सचेत और दामनी ऐप पूर्व चेतावनी देने के लिए, किसके लिए, दामनी यानी बिजली, बिजली से संबंधित जो भी आकाशीय बिजली की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप चलाया गया, सचेत और दामनी ऐप चलाया गया था। आपदा मित्र योजना, बाढ़ प्रभावित जिलों को सामुदायिक स्वयं सेवकों को फर्स्ट रिस्पॉन्सर के रूप में, रिस्पॉन्डर के रूप में प्रशिक्षित करना, कि जो आसपास के जिले स्वयं सेवक है वहां पे आपस में जो पास में जो कार्यकर्ता है उनको रिस्पॉन्ड करें, वो जैसे कोई अगर आपदा आती है तो वो रिस्पॉन्ड करके वहां पे अपनी राहत प्रक्रिया को स्टार्ट करें। एसडीआरएफ क्या करता है, विशिष्ट आपदा प्रतिक्रिया के लिए राज्य का अपना एक समर्पित बल होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। बाकी चीजें तो हम पर्यावरण में देखेंगे, जो भूकंप जोन वगैरह वो सब हम पर्यावरण में एक बार देख चुके होंगे। पर्यावरण क्लास आपकी अपलोड हो चुकी होगी तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें।